अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दूसरी मोहब्बत रिमशा रियाज किस्त नंबर 2। नयनतारा की माँ की वफ़ात जब हुई तब वो 7 साल की थी। वो बिल्कुल मासूम थी। मुतवसत तबके से ताल्लुक़ था। आरिफ साहब ने उनकी वफ़ात के कुछ अरसे बाद जल्द ही शादी कर दी, मगर इसकी सौतेली माँ ने नयनतारा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। तब नयनतारा को उसकी नानी के हाथ भेज दिया। वो वहीं रहने लगी। मैट्रिक होती ही इसकी नानी चल बसी। मामू के अपने अखराजात बहुत थे, औलाद थी। उन्होंने तार भेजा कि आरिफ अपनी अमानत ले जाए। आरिफ इसे ले तो आए, मगर चची लोगों के लिए नौकरानी मिल गई। प्राइवेट बीए करने की इजाज़त मिली। इसका बचपन भी आम बच्चों से मुख्तलिफ था। बाप की शक्ल कभी कभार देखने को मिलती थी। कज़न में बस कशफ से इसकी बनती थी। कशफ नयनतारा से 3-4 साल छोटी थी। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। बिलावल इससे बड़ा था, अच्छा मगर फ्लर्ट था जो इसे ज़रा न भाता। नयनतारा के क्या ख्वाब थे वो खुद भी नहीं जानती थी। इसकी ज़िंदगी बिखरी थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उसे फ़र्क ही न पड़ता हो, मगर ऐसा नहीं था। वो कहते हैं पत्थर हो तुम सख्त दिल, वो भूल जाते हैं चश्मे अक्सर पत्थरों से फूटते हैं। गजाला बेगम की इसे अनबन रोज़ का मामूल थी। कभी कभार वो भी ज़बान दराजी कर लेती। बाज़ औक़ात अच्छे लोग भी गलतियाँ सरज़द कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, फरिश्ते नहीं। ये भी सेकेंड ईयर की बात थी। अलीशा उसे ज़बरदस्ती कैफ़े लाई थी। अलीशा का कज़न नयनतारा को पसंद करता था। वो तनफन करती अलीशा के साथ कैफ़े गई, मगर शाहज़ेब को देखकर जज्बजुज़ हुई। उसने अलीशा को गुस्से से घूरा। अलीशा ने ज़बरदस्ती इसको पकड़कर वहाँ बिठाया। अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ेब उसे देखकर खड़ा हो गया। उसे सलाम का जवाब नहीं दिया। अलीशा ने उसे इशारे से रिलैक्स रहने का बोला। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वो फुर्ती से बोला। जी बेहतर होगा। वो जल्दी से बोली। मुझे आप पसंद है, मैं आपसे प्यार। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर शाहज़ेब, क्या आपको नहीं लगता कि हम मुसलमान कम्युनिटी में रहते हैं? ये वेस्ट के तौर तरीके हैं। वो तड़क कर बोली। मैं जानता हूँ, बट मैं आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ ताकि आपको जान सकूँ, शादी के लिए खुद को तैयार कर सकूँ। वो संजीदगी से बोला। तो शादी क्या यसुपंजू खेलने के लिए की जाती है? मेहरबानी फरमाकर अगर आप संजीदा हैं तो रिश्ता भेजें, वरना शरीफ लड़के लड़कियों को कैफे या बीच सड़कों पर प्रपोज करते अच्छे नहीं लगते, बल्कि छपड़ी लगते हैं। वो उठ के पलटी तो करंट खाकर रह गई। बाबा, इसके मुंह से निकला और थप्पड़ उसके रुखसार को सुर्ख कर गया। उसने बेबसी से अलीसा की तरफ देखा, जो मुंह पर हाथ रखकर नफी में सिर हिला रही थी। आरफ उसे बाजू से दबोच कर साथ ले आया। यहाँ फिर से वो किसी गलती की सजा भुगत रही थी। इसे तुम्हें जाने दिया? हाँ, ये गुल खिला रही हो तुम? उसे आते ही झटका। मैं गलत नहीं हूँ, वो रोते हुए बोली। तुम क्या कर रही थी वहाँ? हाँ, वो चीख कर बोले। मैं उसे समझ ना आई। उसने अलीशा को सलावातें सुनाई। बहुत बार निकल आए हैं तुम्हारे। वो गरज रहे थे। वो खामोश रही। बिलावल ने उसे नहुसत से देखा। ये मेरे हाथों जाया हो जाएगी, वो कहकर घर से बाहर निकल गए। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गए। क्यों कज़न? मुझसे ज़्यादा हैंडसम था। बड़े लेक्चर झाड़ती थी, क्या हुआ? बिलावल के तंज इस पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ, वो कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई। चिल्लाने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी कज़न, वो कहके लगाकर हंसा। वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। 2 दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। आप ही दरवाज़ा खोले ना। कशफ कब का दरवाज़ा पीट रही थी। वो उठी और दरवाज़ा खोल दिया। मलंगजे बाल थे, आंखें सूजी हुई थी, मेकअप से आरी चेहरा बेरौनक था। कशफ उसके पीछे उसके बेड की तरफ आई। वो बेड पर बैठी और नयनतारा का सर अपनी छोटी सी गोद में रख लिया। नयनतारा बुरी तरह रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया कशफ, कोई यकीन नहीं कर रहा। आप ही, मुझे आप पर भरोसा है, वो उसे हौसला देकर बोली। बाकी सबको तो नहीं है। वो रो रही थी। सच है, एक इंसान सबकी कमी पूरी नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। वो सोच के रह गई। वो नन्हे हाथों से इसके बाल सहला रही थी। नयनतारा के आंसू सिसकियां बन चुके थे। वो इस दिन के बाद अलीशा से खफा थी। सेकेंड ईयर की डिग्री लेने गई तो इसकी मुलाकात हुई। वो सरसरी सा सलाम करके आगे बढ़ने लगी। अब तो गुस्सा धो दो नैना। अलीशा उसके सामने आई। मुझे गुस्सा नहीं है अलीशे, वो नॉर्मल से बोली। पक्का? अलीशा ने उसे गौर से देखा। हाँ, वो हल्का सा मुस्कुराई। आगे क्या करना है? अलीशा ने सवाल किया। प्राइवेट बीए। वो दोनों साथ चलने लगी। क्यों? इतने अच्छे मार्क्स लेकर भी? अलीशा ने तफसीर से सर झटका। यही सच है, वो संजीदगी से बोली। प्रेशर है? नहीं, वो शाने झुकाकर बोली। चलो लास्ट लंच करते हैं। फिर दोनों कॉलेज की कैंटीन में थी।
सब इंजॉय कर रहे थे। यही तो असल ज़िंदगी थी, सुकून भरी ज़िंदगी, कॉलेज लाइफ। 2 साल बाद नयनतारा ने BA कर लिया। प्राइवेट स्कूल में जॉब करने का सोचा, मगर इजाज़त न मिली। सना को वैसे भी पढ़ने का शौक न था। वो सारा दिन कभी कहीं फिरती, कभी कहाँ। कश्यप थोड़ी सी चुप चुप थी। नयनतारा के चचा कराची में थे, किसी काम में बाप भी वहीं पर था। जहाँ पे सबकी कमी थी, उसे कमी महसूस ना हुई। यही इसकी किस्मत थी। नयनतारा के चचा की ख्वाहिश थी कि इसको बिलावल के साथ ही ब्याह दिया जाए, मगर गजाला और सना को ये बात कुछ पसंद आई। दोनों हट धर्मी पर उतर आई। खल का माहौल तना हुआ था। नयनतारा परेशान थी कि उसकी किस्मत क्या खेल खेलने जा रही है इसके साथ। सना की मंगनी उसकी पसंद से हो चुकी थी। वो फूले न समा रही थी। गजाला हाथ पैर मार रही थी कि कहीं सोने की चिड़िया हाथ लग जाए और उसके वारे न्यारे हो जाए। घर का सारा काम नयनतारा के जिम्मे था। इस वक्त रिश्ते वाले आपा शबाना गजाला के साथ कान जोड़े बैठी थी। सोच लो गजाला, फिर ऐसा रिश्ता हाथ नहीं आने लगा। और वो चाय में बिस्किट डुबोने लगी। बहन, लड़का क्या पागल है? इसको अलग ही पड़ी थी। यही समझ लो, मगर इनका पैसा भी तो देखो। वो हाथ हिला हिलाकर बोलने लगी। ना बहन, नयनतारा माना कि मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती। गजाला का दिल डूबा। बहन, सोच समझ के फैसला करियो, लड़की के साथ तुम्हारे बाग भी खुल जाएंगे। वो औरत लालच देकर बोली। गजाला अब नाखून कुतरने लगी। चलो बहन, मैं जाती हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। अगर रिश्ता हुआ तो मुझे मत भूलना। कल वो आएंगी तुम्हारी तरफ, संभाल लेना। कहते हुए शबाना उठी। गजाला इसको दरवाजे तक छोड़ने आई। फिर उसने नयनतारा को देखा जो सिंक में पड़े बर्तन धो रही थी। फिर सना को देखा जो बेनियाजी से हैंड फ्री लगाए गाने सुने जा रही थी। माँ का दिल किया सर फाड़ दे। अगली सुबह नयनतारा सहीन का कामों में जुट गई। गजाला सारी रात परेशान थी कि क्या किया जाए। अम्मा, क्या सोच रही हो इतना यार? सना झुंझलाकर माँ की तरफ आई। क्या सोचना है, पैसा ही तो है। क्या पता लड़का कैसा हो, क्या करे इस लड़की के साथ आगे, तो मैं जवाबदेह होंगी। वो परेशानी से सर पकड़कर बोली। अरे अम्मा, भाई का भी तो सोचो यार। देखो वो लोग अमीर हैं, भाई की नौकरी का भी इंतजाम हो सकता है, और वो लड़की हमारी ज़िंदगी से जा भी सकती है। और जवाबदेही की बात तो ताया को कौन से कदर है उसकी। हाँ, किसी के साथ भी चलता करें, उन्हें अपनी बेगम से ही फुर्सत नहीं। रही बात अब्बा की, तो कौन इन्हें पता चलने देगा। बेटी का मुंह सुनकर इनका मुंह फैल गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गजाला ने आंखें फाड़ी। अब तो सोच लो ना अम्मा, सना सेब का कश लेते हुए बोली। बड़ी तेज हो गई हो लड़की, आखिर बेटी किसकी हूँ? शान ने उचकाकर वो बोली। इस्तग़फ़ार। अब वो प्लानिंग में मसरूफ़ थी। नयनतारा, सारे काम छोड़ो और अच्छे से तैयार हो जाओ। सना ने दुहाई दी। वो क्यों? वो बर्तन जगह पर रखने लगी। क्योंकि तुम्हारा रिश्ता आया है पागल लड़की, इन कामों को आग लगाओ। वो इसके हाथ से बर्तन लेने लगी। मुझे शादी नहीं करनी, वो स्पाट लहजे में बोली। तो क्या सारी उम्र मेरे बाप भाई के सर पर बैठोगी? वो चबाकर बोली। मैं नौकरी कर लूँगी सना, कोई दे ही ना दे तुम्हें नौकरी। मेहरबानी करो, एहसान अजीम करो और तैयार हो जाओ, और चाय लेकर सामने कमरे में आ जाना। वो ऑर्डर देकर बोली। नयनतारा ने अपने हाथों को देखा। ये ठीक है अल्लाह जी, मेरे फैसले लोगों के हाथ में है। वो शिकवा का ना आसमान की तरफ देखने लगी। उसने चाय केतली में डाली, कमरे में चेंज किया और फिर ट्रे उठाकर मेहमान खाने आ गई। अरे आओ बेटी, ये सारा आंटी थी जिनसे इसकी मुलाकात हुई थी। नयनतारा ने सलाम किया तो उन्होंने प्यार किया। कैसी हो? उसे पास बिठा के पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, वो नजरें झुकाकर बोली। बहन, आप कुछ लें ना। गजाला ने लवाजमात उसकी तरफ बढ़ाए। हमेशा की तरह वो साड़ी में थी। अमारत का अंदाज़ा ब्रांडेड चीज़ों से बआसानी लगाया जा सकता था। नहीं बहन, बस काफ़ी है। उन्होंने हाथ खींच दिया। आपकी बच्ची मुझे बहुत पसंद आई, काफ़ी सुलझी और समझदार है। सारा ने तारीफ की। हाँ जी, हमने पलकों पर बिठा कर रखा है, गजाला ने कहा। नयनतारा का दिल किया सारे किस्से चिट्ठे खोल दे। अच्छी बात है, सारा ने कहा। आपने बच्ची को सब बता दिया? सारा ने सवाल किया। नयनतारा चौंकी। नयनतारा, तुम कमरे में जाओ, गजाला ने हुक्म दिया। जी। वो लब काटती चली गई। बहन, बात कुछ ऐसी है कि हमने इसे सब बता दिया है, इसकी ज़रूरत भी है। नयनतारा की माँ नहीं है, बाप को फिक्र नहीं है, हमने नाजों से पाली है। आगे आप सरपरस्त होंगी तो बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी। गजाला ने मीसने सी शक्ल बनाकर कहा। वो बात है, पर मैं चाहती हूँ कि इसके दिल में कोई खलिश ना रहे। सारा ने परेशानी से कहा।
आंटी आप फिक्र न करें, वो समझदार है, आपको शिकायत नहीं मिलेगी हमारी तरफ से हाँ है, सना एकदम बोली। खजाला भी मुस्कुराई। फिर इस हफ्ते को रुखसती रख ले, सारा फटाफट बोली। पर बहन ये तो बहुत कम वक्त है, खजाला ने कहा। चले ये माँ रख लेते हैं, मुझे जल्दी से उसे लेके जाना है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। सारा इसकी तारीफें कर रही थी। सना ने नाक से मक्खी उड़ाई। वो चाय पीने के बाद नयनतारा के हाथ पे कुछ नोट रखकर चल दी। नयनतारा समझ गई इसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। आरफ साहब घर की बैठक में मौजूद थे। घर के तकरीबन सारे अफराद वहां मौजूद थे। नयनतारा जानती थी ये सब इसी के लिए तैयारियां हो रही हैं। बड़ों का फैसला हो चुका था। नयनतारा की तरफ से हाँ थी। न इसने दिलचस्पी जाहिर की, न उसने एहतजाज किया। जिंदगी ही गुजारनी है तो किसी के भी समय गुजर जाती है। भाभी आपने पूरी तसल्ली की है? आरिफ परेशानी से बोले। भाई साहब नयनतारा की किस्मत बहुत अच्छी है, वो लोग बहुत बहुत बड़े लोग हैं, पैसे की रेल पे सब कुछ तो है। खसाला ने इत्मीनान से कहा। अगर सना की बात ना हुई होती तो मैं इसका हाथ दे देती। खसाला ने आंखें मटकाकर कहा। सना की आंखें फैल गई। अम्मा इस पागल को मेरे पल्ले बांध देती, उसने दिल में माँ को कोसा। ठीक है भाभी, फिर आप सब देख लें, जो भी खर्चा हुआ देख लेंगे, आरिफ साहब संजीदगी से बोले। बेहतर भाई साहब। वो चश्मे उतारकर साफ करने लगी। बिलावल का भी साथ कर लेना। बिलावल के अब्बा बोले। नहीं अब्बू, मुझे पहली नौकरी में सेटल होने दे, बात की बाद में देखेंगे। बिलावल झट बोला। हाँ अब्बू भाई ठीक कह रहे हैं, सना ने भाई की तायीद की। कुछ देर सलाम मशवरे के बाद आरिफ साहब नयनतारा के कमरे में गए, मगर वो सोती बन गई। वो वापस पलट गए। बकरी को ज़िबा करने की पूरी तैयारी करके कसाई के दिल में रहम जाग रहा है। उसने दिल में सोचा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाऊंगी। देखा जाता है वक्त पे सब। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि तुम अच्छे हो गए या नहीं, पर मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी। मैं अच्छी बीवी ना बनी, अच्छी औरत ज़रूर बनूंगी, ताकि कल को कोई भी नयनतारा ना बेमोल हो। उसने दिल में तहैया किया और सोने की कोशिश करने लगी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सारा ने उसके की ब्रांडेड शॉपिंग कर के साथ गजाला के घराने के भी तबक रोशन हो गए। सना की तो बाछें तब खुली जब उसने लड़के की तस्वीर देखी। इतना हैंडसम, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो नैना अपी के साथ जड़ता है, परफेक्ट मैच, कशफ ने तबसरा किया। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जोड़ी है। सना ताली मारकर हंस दी। क्या हो गया है आपा? कशफ ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी नैन आपी का सोच रही हूँ। सना फिर से हंसी। हाँ मैं उन्हें मिस करूँगी, कश्यप ने मासूमियत से कहा। चलो जाके चाय बना के लाओ, बढ़िया ही मिस करने वाली। सना की तनाबे तन गई। खुद बना ले। वो पैर पटक कर बाहर चली गई। भाड़ में जाओ। फिर से उसे नयनतारा का ख्याल आया, किस तरह से वो उसका सर दबाती और चाय की फरमाइश करती। इसके जाने के बाद क्या होगा? उसने फिर सोचा और सर झटक दिया। खैर अगले घर जाना है सबको। खुद ही किचन की तरफ वो बढ़ गई। आज इसका निकाह था। सारे मेहमान घर में मौजूद थे। हर तरफ शोर था। वो दुल्हन बनी बैठी थी, इसके तासुरात सपाट थे। लड़कियां इसके गिर्द बैठी थी। उसे बड़ी से सोफे पर बिठा दिया गया और एक सफ़ेद चादर उस पे थी। हाथ पैर मेहंदी से सजे थे। पार्लर वाली ने महारत दिखाकर इसकी खूबसूरती को निखार दिया था। कुछ देर बाद इसका मामूजाद इसके पास निकाहनामा लेकर आया। मौलवी साहब और इसके अब्बा और चचा बिलावल हमरा थे। औरतें पर्दे के पीछे हुई। क्या नयनतारा वल्द मोहम्मद आरिफ को सारा बिन वजाहत से हक महर 50 लाख ये निकाह कबूल है? सारम के होंठों ने जुम्बिश दी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी ने फिर से सवाल किया। सना गड़बड़ाई। वो फौरन उसके पास आई। तारा, मौलाना कुछ पूछ रहे हैं। वो दांत पीस के इसके कान में बोली। कबूल है। मैं आज से सारम को अपना शोहर तस्लीम करती हूँ। मैं अपने सारे हकूक सारम को सौंपती हूँ। कबूल है। मैं अपने फ़र्ज़ निभाऊंगी। मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी। मैं हर किस्म की मुश्किल कड़ी में शोहर का सहारा बनूंगी। कबूल है। मैं पूरे दिल से रूह से इस रिश्ते को मानती हूँ। मैं अपने शोहर की अमानत में ख़यानत नहीं करूंगी और हर हाल में रिश्ता निभाऊंगी। उसने खुद से अहद लिया और हर तरफ मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगी। उसने लंबी सांस अंदर खींची। किसी ने उसके सर पर हाथ रखा तो आंसू लुढ़क के गालों पर रुखसा हो गए। यह उसकी रुखसती का वक्त था। कश्यप बहुत उदास थी। वो इसके साथ चिपकी हुई थी। आरिफ साहब इसकी तरफ आए। वो उसके गले लगे हनूज खामोश थी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी मेरी इज्जत का मान रखेगी। उनकी इतनी सी बात थी कि रोई जैसी मूतें उसकी आंखों से गिरे। जी अबू। टोली के बाद जनाजा भी शायद उस घर से ही निकले अब।
उसने आहिस्ता से कहा। आरिफ साहब को चुप लग गई। मुझे माफ़ कर देना बेटी। वो नज़रें झुकाकर बोले। नहीं अबू, नज़रें ना झुकाएं, आपकी बेटी इज्जत से रुखसत हो रही, मर्जी या बिना मर्जी के ही सही, मगर इज्जत से जा रही। उसने जब से मुस्कुराकर कहा। फिर वो चादरों के तले होती गाड़ी तक पहुंचा दी गई। कशफ और सना उसके साथ थी। अभी तक किसी ने दुल्हा नहीं देखा था, सवाए चंद लोगों के। जाने भी देखा, नैन तारा के लिए रहम की दुआ की। मेरी बच्ची। सारा ने उसकी बलाएं ली। माशाल्लाह, नज़र से बची रहो। उन्होंने नोट निकालकर ड्राइवर को दिए कि गरीबों में बांट दे। आज मैं इस घर से निकल आई, शायद हमेशा के लिए। वो आंसू टिश्यू से साफ करने लगी। सना ने रोने से मेकअप किया, मेकअप खराब ना हो जाए। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी एक बहुत ही शानदार बंगले के आगे आकर रुकी। सना की तो बातचीत खिल गई। कशफ खुश हुई कि इसकी कज़न सनरेना की तरह किसी शहजादे की हो गई है। चादर तले उसे कमरे में पहुंचा दिया गया। घर की राहदारियों को पूरों से सजाया गया था। गिने चुने लोग थे, इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ। नैन तारा नर्वस थी, कपकपी तारी थी। सारा ने लड़कियों की मदद से उसे कमरे में पहुंचा दिया। नैन तारा बेड पर बैठी थी, घूंघट निकाले हुए। एक लड़की ने उसे छोड़ा। भाभी, घूंघट भैया के लिए करना, हमें तो दर्शन करवाएं। वो शर्माई। अच्छा रुके, हम खुद ही करते हैं बंदोबस्त। दूसरी लड़की बोली। माहिम, क्या कर रही हो यार? पहली कज़न ने उसे झिड़का। नैन तारा ने आहिस्तगी से घूंघट ऊपर उठाया तो दोनों के मुंह से एकदम माशाल्लाह निकला। बहुत प्यारी हैं आप। अल्लाह सारम भाई को आपके हक में बेहतर करे। दोनों दुआएं देने लगी। आमीन, उसने आहिस्ता से कहा। सारम का नाम इसके नाम से जुड़ा तो इसे कुछ अच्छा महसूस हुआ था। निकाह के बोल रूहों का मिलाप होते हैं, ये उसे आज पता चला। अजनबी तो मेरे दिल के तार छिड़ गया। मैंने निकाह के बोल पढ़ के तुझे रूम में बसा लिया। अच्छा भाभी, आप थक गई हैं, रेस्ट करें। वॉशरूम यूज़ करना हो तो हम इधर ही हैं। मुझे जाना है वॉशरूम, उसने आहिस्ता से कहा। लड़की उसके भारी लहंगा संभाल कर उसे ले गई। फिर वो दोनों कमरे से निकल गई। अब नैन तारा अकेली थी, कमरे में इंतज़ार कर रही थी। दिल में 100 तरह के सवाल मच रहे थे। वो उंगलियां चटखाने लगी। सारा आंटी इसको कमरे में छोड़कर चली गई। वो कब की अकेली थी, उसे समझ न आया कि क्या करे। घूंघट में तंग हो चुकी थी। हल्का सा दुपट्टा ऊपर किया और उसकी नज़र सामने फ्रेम पर पड़ी। एक लड़का वाइट शर्ट पर हाफ आस्तीनों वाली वास्कट पहने साइड पोस्ट में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह वजीह था, सीधा दिल में उतरता था। वो ठिठक गई। इसका महरम तो हुस्न जमाल से माला माल था। दिल में लड्डू फूट रहे थे। काफ़ी देर हुई, वो सोने ही लगी थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खोला। वो डर के उठ बैठी। वो वजीह मर्द उसके सामने था, मगर आंखों में अजनबियत और नागवारी थी। उसने नज़रें झुका ली। दरवाज़ा धड़म करके बंद किया। वो और सहम गई। वो इसकी तरफ बढ़ा। उसकी धड़कन तेज़ रफ्तार थी। वो इसके करीब आया, बाजू दबोच के इसको खड़ा किया। वो सिसकी। वो कुछ भी बोलने की बजाय उसकी आंखों में देख रहा था। यही डर देखो तुम्हारी आंखों में, वो तैर से बोला। जी। वो बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम यहाँ किसने आई हो? हाँ, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, वो चीखा। आप आराम से बोलें। उसने कान पर हाथ रखे। मुझे तुम में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। पैसे के लिए शादी की है ना तुमने? वो उसके कान में गुर्राया। आप गलत। वो थूक निकलकर बोलने लगी। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ ना आए। वो उंगली से इशारा करके बोला। वो ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस था। वो चुप हो गई। उठो यहाँ से और इस कमरे से जाओ, और जब तक मैं न बोलूँ शक्ल मत दिखाना, वो धाड़ता हुआ बोला। जी। वो चौंकी। समझ नहीं आई, समझाऊं तुम्हें? वो बेल्ट की तरफ इशारा करके बोला। वो डर के मारे भारी लहंगा उठाकर अटैच रूम में चली गई। उसकी सिसकियां वो आसानी से सुन सकता था। ये सिसकियां उसके लिए कोड़े की मानन थी। उसने जब से आंखें बंद की। वो भारी लहंगे को संभालने की कोशिश करने लगी। आंसू रवा थे। क्यों अल्लाह जी, फिर से मेरे साथ ऐसा क्यों? वो शिकवा गो थी। उफ चची, कहाँ फंसा दिया मुझे। अल्लाह जी, ये क्या हो गया मेरे साथ? वो रो रही थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक अलमारी दिखी। उसके पास कपड़े नहीं थे। उसने वहाँ देखा। उसे सारन की शर्ट नजर आई। उसे चुपके से ट्राउज़र शर्ट निकाली। फिर वॉशरूम चली गई। बड़ी मुश्किल से उसने खाली भारी लिबास से आज़ाद किया। बाल खोलते वो मुसलसल रो रही थी। फिर इसको ख्याल आया, वो फॉर्मल पहने था। क्या वो इस शादी से खुश नहीं था? क्या उसे ज़बरदस्ती मार किया गया? न जाने कौन कौन से वसवसे आ रहे थे। वो सुनसुन की आवाज़ से रोने लगी। वॉशरूम से बाहर आई। कमरे में इसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर से उसने दरवाजे पर दस्तक दी।
کون؟ وہ پوچھنے لگی۔ اب اگر تمہارے بین کرنے کی آواز ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ سارم دروازے پر لات مار کر بولا۔ جی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ وہ رات اس کے لیے بھیانک رات تھی۔ اتنا دکھ تو شاید اسے پہلی بار ملا تھا۔ اسے رہ رہ کے کشف کی یاد ستا رہی تھی۔ اجنبی میں بالکل تنہا تھی، بالکل اکیلی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ وہیں دبکی رہی۔ اسے لگا کہ سارم وہاں سے چلا گیا ہوگا۔ وہ اس کمرے سے نکل کر آئی۔ اس نے وہی ٹراؤزر شرٹ پہنی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھی کہ کچھ نارمل کپڑے پہن سکے۔ وہ نم آنکھوں سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اسے جیسے ہی الماری کا دروازہ بند کیا وہ سانس لے کر رک گئی۔ اسے لگا کہ زمین پیروں تلے سے سرک چکی ہے۔ میرے کپڑے کیوں پہنے تم نے؟ وہ فریش ہو کر آیا تھا، بال گیلے تھے۔ میرے پاس کپڑے نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ واٹ نان سینس! اس نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس زمین بوس کیا۔ ایک کانچ اس کے پیر میں لگا۔ وہ کراہی۔ میرے سامنے جھوٹے بہانے مت کرو لڑکی، وہ سر مسل کر بولا۔ بالکل سائیکو لگ رہا تھا۔ وہ پیروں کی طرف جھکی کانچ نکالنے کے لیے۔ وہ آگے بڑھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا میری بات پوری ہوئی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بولا۔ سوری۔ وہ بال چھڑانے لگی۔ سوری ہاں؟ اس نے آہستہ سے اپنا پیر جس میں جوتے تھے نین تارا کے اس پیر پر رکھا جہاں چوٹ تھی۔ وہ درد سی بلبلا اٹھی۔ سارم، درد! وہ رونے لگی۔ تو سہو درد۔ درد کیا ہوتا ہے تم لڑکیاں کہاں جانتی ہو؟ وہ پیر پر زور بڑھا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سہ رہی تھی۔ اسے نازک ہاتھوں سے اسے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑایا۔ غصے میں اس نے بالوں سے پکڑ کر اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ بکھلا کر گری۔ اس کا ماتھا میز کے کنارے سے جا لگا۔ وہ درد سے چیخی۔ شور کی آواز سے سارا کمرے میں آئی۔ سارم منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ سارم، سارم! وہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ وہ اس کی طرف آئی، اس کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی۔ وہ اب اس کی پٹی کر رہی تھی۔ تم اس کے کمرے میں کیوں گئی میری بچی؟ وہ پیار سے بولی۔ وہ خاموش تھی۔ کیوں دھوکہ دیا آپ نے؟ اس نے نم آنکھوں سے سارا کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب نین تارا؟ کیا بول رہی ہو؟ وہ چھمبے سے بولی۔ آپ کا بیٹا پاگل ہے اور مجھے پتا بھی نہیں۔ وہ روتے بولی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو بچے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی۔ میری کیا غلطی تھی؟ کیا قصور تھا میرا؟ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ چپ کر جاؤ میری بچی، وہ اس کے بال سہلا کر بولی۔ مجھے آپ میں ماں دکھی تھی، آپ نے میرے جذبات کی قبر کھود دی۔ وہ باقاعدہ آواز سے رونے لگی۔ ادھر اٹھو، اوپر ہو نینا۔ انہوں نے اسے اوپر اٹھایا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، سارم پاگل نہیں ہے، بس کچھ سائیکولوجیکل مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی تھوڑی پکڑ کر بولی۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ بضد تھی۔ مجھے نہیں پتا بیٹے، پر تمہاری فیملی کو پتا ہے۔ بدقسمتی سے تم لالچی فیملی میں پیدا ہوئی ہو، پر میرا یقین مانو غزالہ کو سب معلوم تھا۔ کیا؟ چچی کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے بیٹے جو ہو گیا وہ ہو گیا، تو میری بیٹی کی طرح ہو، یہاں تمہیں کسی سے مسئلہ نہیں ہوگا، سارن ٹھیک ہو جائے گا، بس تم تھوڑا صبر کرو، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ آخر وہ کیوں ایسے ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھی۔ پہلی محبت، پہلا دھوکہ۔ OLD، obsessive love disorder۔ سارن کو یہ بیماری ہے۔ کیا وہ کسی کے ساتھ؟ نین تارا نے تجسس سے دیکھا۔ ہاں، سارا کھڑی ہوئی۔ کب؟ کیسے؟ اور کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ حیرت سے بولی۔ کچھ عرصے پہلے کی بات تھی۔ وہ نارمل تھا، ہنستا مسکراتا تھا، سارن دا ہینڈسم مین، مگر بعض اوقات وقت انسان سے اس کی مسکراہٹ چھین لیتا ہے، اسے درد دے کر اسے کچھ اذیت بھرے راستوں پہ تنہائی۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تم چینج کرو، ناشتہ منگواتی ہوں، پھر بات کرتے۔ وہ ان کی تائید میں سر ہلا کر واش روم گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آمنے سامنے تھی۔ ناشتہ ایک درمیانی ٹیبل پر سجا تھا۔ قسم ہے اس دن جب تمہیں پہلی بار دیکھا، تمہاری عام سی آنکھیں مجھے خاص لگی، میری جھلستی زندگی ایک طرف، تم سے محبت مجھے جنت کی ٹھنڈک آئی۔ اسد عینی، میرے دل پر تم قابض ہو چکے ہو، مجھے کوئی حسن متاثر نہیں کرتا، تم میری آنکھوں کا نور ہو، تم میری سماعت کا سرور ہو۔ جس دن سے تمہیں دیکھا اس کے بعد میں نے کچھ نہیں دیکھا، میری چشم نم کی قسم، مجھے تم سے محبت ہو چکی، میری روح میں اتر چکے تم، اور میں تمہاری دنیا میں کہیں نہیں، تم مجھ سے آشنا تک نہیں، قسم تمہاری پیاری آنکھوں کی، مجھے تم میں دکھائی دی، ایک جہان دکھا مجھے
سمندر جیسی آنکھوں میں۔ تم جان جاؤ کہ کتنی محبت ہے مجھے تم سے۔ تم میرے قدموں میں سر رکھ کے دو گے۔ پر میں بھیک نہیں مانگ سکتی، میں تم سے رب سے بھی نہیں مانگ سکتی۔ میرا کل جانتی ہوں، میں آخری کوشش بھی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری آنکھوں کا پہرا ہے میرے گرد، یہ میری آنکھوں کو ہٹنے نہیں دیتی۔ محبت مار دیتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم مجھے پل کے لیے ملو، اور اس پل میں یا زندگی سے جا ملو یا موت مجھے گلے لگا لے۔ ہائے میں کیا کروں، میری آنکھیں تمہارے لیے ترس گئی ہیں، پر یہ روحوں کے کھیل ہیں۔ مجھ سے ملو کہیں کسی موڑ پر، مجھے آبی حیات کی طرح مل جاؤ، بس اتنا کر جاؤ، میری آخری محبت بن جاؤ، یا تو پورے بس جاؤ یا پھر دل سے اتر جاؤ۔ سارم اپنے ڈیڈ کا اکلوتا بیٹا، خوبصورت، وہ جرمنی سے پڑھ کر آیا، ناز و نکھرا اس کی شخصیت پہ جچتا تھا۔ واحد چشم چراغ جس کے گرد حسیناؤں کا ٹولہ رہتا مگر وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ غیر ملک میں ہو کر بھی شباب و شراب کا دل دادا نہ تھا۔ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا تھا، سنہرے بال ہلکی ہلکی دھوپ سے چمک رہے تھے۔ وہ گرے فارمر شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے تھا، جم کرنے کی وجہ سے وہ باڈی بلڈر بھی تھا۔ ابھی وہ دوستوں کے سرکل میں بیٹھا تھا، یہاں فارن سے بہت تعداد میں اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ I have many questions, Sharam, but why Asian men are so attractive? وہ اینجلینا تھی، خوبصورت گرے آنکھوں والی خالص جرمن، گوری رنگت، گلابی ہونٹ، وہ بے تحاشا پیاری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جھکا سر اوپر کو ہوا۔ سارم کی آنکھ میں تل واضح ہوا۔ بیکاز یو گائز بیوٹیفل آئیز۔ وہ مسکرا کر بولا، مگر وہ لڑکی ایشیائی لڑکیوں کی طرح شرمائی نہیں، بس ہنس دی۔ شکریہ، وہ جرمن لہجے میں بولی۔ سارم، ایک اٹالین لڑکی نے فال سر پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سریلا سسٹر، وہ مسکرایا۔ میری نے چشمے درست کیے۔ تم سے مشورہ کرنا ہے، تو میری مدد کرو گے؟ وہ پتلی سی لڑکی بڑی طمانیت سے مسکرایا ہوئی۔ کیوں نہیں، اس نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ میرے بابا پاکستانی تھے اور میری ماما کرسچن، سب ٹھیک تھا، مگر پچھلے 2 سال وہ آئے ہی نہیں۔ ماما کچھ ناراض ہیں، وہ کوشش نہیں کر رہی۔ تم اچھے دوست ہو اور تمہارا بیک گراؤنڈ بھی اسٹرانگ ہے، تو وہ رکی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ سارم مارک کے ساتھ بیٹھا تھا، میری اور اینجلینا دونوں ساتھ بیٹھی تھی۔ مارک جو کتاب میں سر دیے ہوئے تھا اوپر ہوا۔ ہے میری، اس نے برٹش لہجے میں اسے پکارا۔ وہ اونچا لمبا شخص تھا، ہینڈسم تھا مگر ایشیائی خوبصورت کے سامنے ماند۔ وہ میری کے ہاتھوں کو تھام کر بولا۔ سارم کے لیے یہ انوکھی بات نہیں تھی، اسے اس ماحول کی عادت ہو چکی تھی۔ مارک اب اسے تھپک رہا تھا۔ یہ ڈائیورس کیوں ہوتی ہیں تمہارے مذہب میں آخر؟ وہ برہمی سے سارم کی طرف مڑا مگر وہ جواب ندارت نہ۔ سارم، تبھی وہ اس کی طرف ہاتھ ہلاتی نظر آئی۔ ٹائی شدہ بال، پاکستانی لڑکی مگر ویسٹرن لباس میں، وہ صوفیہ تھی۔ صوفیہ سیٹھ امتیاز کی بیٹی جو جانا مانا بزنس مین تھا۔ اٹھ کر اس کی طرف چلا گیا۔ مارک نے صوفیہ کی طرف دیکھا، پھر ان دونوں لڑکیوں سے مخاطب ہوا۔ یہ لوگ اپنا کلچر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ دوسرے ملکوں میں جا کر لگتا ہے کہ اپنے ملک میں آزاد نہیں ہے، تبھی ادھر کی کاپی کیٹ بن جاتے ہیں۔ اور ناگواری سے بولا۔ شٹ اپ مارک، سارم ہمارا دوست ہے، اینجو نے ٹوکا۔ تو جھوٹ تو نہیں بولا؟ مارک نے نظر اٹھا کر سارم کو دیکھا جو صوفیہ کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ چلو میری، یہ کرتا ہی رہے گا۔ وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ مارک نے منہ بنایا اور وہاں سے چل دیا۔